हेलो एवरीवन, आज हमें इंडेस 1 का रिवीजन करना है। तो आइए इंडेस 1 को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा ये इंडेस है और ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं नहीं ऐसी समझने वाली, बट हाँ प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग इसमें हमें कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी है। तो आइए वन बाय वन मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता चला जाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन इसका कुछ नहीं है। इंट्रोडक्शन सिर्फ ये कहता है कि ये आपका ओवरऑल रिक्वायरमेंट बताता है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है वो आपको ऑलरेडी पता है। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, अदर एक्सप्लेनेटरी नोट्स। इसके बारे में भी हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनको कैसे कैसे करना है उनका प्रिस्क्राइब करता है मिनिमम डिस्क्लोजर जो भी आपको देने हैं, और मिनिमम लाइन आइटम क्या क्या चीजें होनी चाहिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो चीजों की हम बात करते हैं। इसके बाद में इस इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव सिंपल इतना है कि आपका प्रिपरेशन जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप किस तरीके से प्रिपेयर करें और उसको आप एंटिटी के प्रीवियस पीरियड के साथ में कंपेयर कर पाएं और किसी और एंटिटी के साथ में भी आप कंपेयर कर पाएं। ये इसका पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद में स्कोप की अगर बात करें तो जो इंडेक्स 1 है वो आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं तो वो भी आपका प्रेजेंटेशन जो होती है वो इंडेक्स 1 के हिसाब से होती है। और अगर आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको आप स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, वो भी अगर आप बना रहे हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी वो इंडेक्स 1 के हिसाब से होगी। सर इंडेक्स 110 लगता है ना कंसोलिडेटेड पर, तो मैंने आपसे वही बोला कि साहब जब प्रेजेंटेशन की बात आती है कि कौन सी आइटम कैसे दिखाना है, कौन सा करंट नॉन करंट कैसे दिखाना है, कैसे प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन की बात करेगा इंडेक्स 1। वो फिगर्स कैसे कैलकुलेट होनी है, कैसे कैसे आना है, वो बात करेगा इंडेक्स 110। ठीक है जी, ये आपका था स्कोप। इसके बाद में आ जाइए अगले पॉइंट पे। डेफिनेशंस वगैरह की हमें कोई खास जरूरत नहीं है। डेफिनेशंस में मैं आपको सिर्फ इतना एक इम्प्रैक्टिकेबल की डेफिनेशन बता देता हूँ। इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब सिंपली इंडेक्स सॉरी इतना बोलता है कि भाई आप अगर कोई काम करना चाह रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और वो काम आप सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी नहीं कर पा रहे, तभी उसको बोलना कि इम्प्रैक्टिकेबल है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ एफर्ट्स लगाए नहीं है और आप उसको बोल दो हाँ थोड़े से एफर्ट्स लगाए अपनी फॉर्मेलिटी के लिए और आप बोल दो अरे यार इसका ट्रीटमेंट तो हम कर नहीं पा रहे, इम्प्रैक्टिकेबल है। ठीक है, तो इम्प्रैक्टिकेबल का मीनिंग भी आपको बताता है। इंडेक्स का मतलब आपका सिंपली है इंडेक्स सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट में जो दिया गया है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। वही जब भी इंडेक्स की बात करेगा इंडेक्स 1 तो वहां पे हम इन्हीं इंडेक्स की बात कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आगे। ये डेफिनेशन ही चल रही है आपकी अभी। ठीक है, डेफिनेशंस में एक इंपॉर्टेंट ये है आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या आइटम्स आती हैं वो भी इंडेक्स 1 बताता है। कहता है चेंजेस इन द रिवॉल्यूशन सरप्लस। ठीक है, ये आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आएगा। रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान इंडेक्स 19 के हिसाब से जो हम कैलकुलेट करते हैं वो आपका ओसीआई में आएगा। गेन एंड लॉस ऑन ट्रांसलेशन फ्रॉम ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉरेन करेंसी इंडेक्स 21 के हिसाब से जो आता है वो भी आपका ओसीआई में आता है। इसी तरीके से गेन ऑन लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, गेन ऑन लॉस ऑफ फाइनेंशियल एसेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इफेक्टिव पोर्शन ऑफ गेन लॉस। ये मतलब आपका इंडेक्स 109 के हिसाब से अलग अलग आइटम्स है। तो यहां पर कुल मिलाकर 9 आइटम्स है। ये देखो 7 8 9 आइटम्स है जो आपका ओसीआई में आती है। ठीक है, तो ये था आपका ओसीआई में क्या क्या आइटम्स आएंगी वो भी इंडेक्स 1 बता देता है अपने को। उसके बाद में पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का पर्पस क्या है? तो भाई हमें क्या करना होता है, मीट करना होता है ऑब्जेक्टिव वगैरह। इसमें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल थियोरेटिकल पॉइंट है, आप आ जाओ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है आपका कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि भाई कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम किसको बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बोलते हैं तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता क्या है? तो आइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब देखो, यहां पर ध्यान से देख लेना आप। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कैश स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 4 तो आपके हो ही गए। इसके अलावा नोट्स कंप्राइजिंग मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसी इंफॉर्मेशन। ठीक है, मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसी इंफॉर्मेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी नोट्स। जो आपकी मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसी है वो आपका कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है। कोई इमटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसी छोटी मोटी आपने बता दी जो मटेरियल इफेक्ट नहीं डालती, उसका बताना इतना मटेरियल नहीं भी है, वो आपने छोड़ भी दी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसी जो थी आपने अगर छोड़ दी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बतानी डिस्क्लोजर में, तो वो आपका क्या माना जाएगा? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। उसके बाद
बाद में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड। करंट फाइनेंशियल ईयर के आप जब अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस वगैरह बनाएंगे, करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करेंगे, उसके साथ में प्रीवियस पीरियड के कम से कम 1 साल के, मैंने आपको बताया था कम से कम 1 साल के आपको पीछे के पीरियड को कंपैरेटिव के तौर पे देना ही होता है। अगर वो आपने नहीं दिया तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं इस साल के तो दे दिए, पिछले साल के भी देने ही देने हैं, अदरवाइज वो आपका कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड, थर्ड बैलेंस शीट, जब जब रिक्वायरमेंट हो कि भाई आपने रिट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग पॉलिसी को लगाया है, कोई एरर ठीक किया है, या फिर इंड एस 1 के हिसाब से अगर आपने बैलेंस शीट बनाई है, सॉरी इंड एस 101 के हिसाब से अगर आपने बैलेंस शीट बनाई है, जो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, उस केस में एक थर्ड बैलेंस शीट की भी जरूरत होती है। अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो एप्लीकेबल है थर्ड बैलेंस शीट, और उसको आपने नहीं दिया, तो आपकी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा जब तक कि आप वो नहीं दे देंगे। ठीक है, तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 चीजें आती हैं जो आपका कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसीडर होती है। बात समझ में आती है? इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है, एन एंटिटी शैल प्रेजेंट इक्वल प्रोमिनेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो आइटम्स हैं साथ के साथ वो आपकी इक्वल प्रोमिनेंस रखती हैं, सबको देना जरूरी है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि अरे सर 6 दे दी, 1 छोड़ दी तो क्या हुआ, 6 से काम चला लो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो सारी की सारी आपको देनी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में कहता है मैनी एंटिटीज ऑल्सो प्रेजेंट रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट सच एज फाइनेंशियल रिव्यू बाय द मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल रिपोर्ट वगैरह होती है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट वगैरह देते हैं कंपनी। ठीक है, आउटसाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, वो आप दे रहे हो ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं माना जाएगा। कहता है सच रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड आउटसाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस इंड एस के स्कोप में नहीं आती। मतलब आपको एनवायरमेंटल रिपोर्ट कैसी बनानी है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट कैसी बनानी है, इसके बारे में इंड एस 1 बात नहीं करेगा। वो कहता है जैसे बनाना है बनाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे स्कोप में तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा वो इंड एस 1 बताएगा। ठीक है, मैनेजमेंट रिव्यू रिपोर्ट कैसे बनानी है, जैसे मर्जी वैसे बनाओ, जैसा आपको अच्छा लगता हो वैसे बनाओ, इंड एस 1 कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है जी, इसके बाद में देखो यहां पर आपका इसी का समराइज आ रहा है, आगे आ जाते हैं। जनरल फीचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जनरल फीचर्स क्या होंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कहता है प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, एंड कंप्लायंस विद द इंड एस। ठीक है, आपका कंपलसरी है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करेगा। अब ट्रू एंड फेयर व्यू को भी क्या किया ना, इंड एस 1 ने डिफाइन कर दिया बिल्कुल टेक्निकली। उसने बोला कि साहब अगर आपने सारे के सारे इंड एस जो एप्लीकेबल है कंपनी के ऊपर, वो सारे के सारे इंड एस आपने प्रॉपर्ली फॉलो किए हैं, तो आप बोलोगे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रही है। मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू इज नॉट द मैटर ऑफ जजमेंट, ये आपका टेक्निकल बात है कि भाई आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आपने सारे के सारे इंडेक्स लगाएं तो ही आप बोल सकते हो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रही है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, गोइंग कंसर्न बेसिस पर होनी चाहिए, एक्यूरल बेसिस पर होनी चाहिए। मटेरियलिटी और एग्रीगेशन का आपने ध्यान रखना है कि जो मटेरियल आइटम है उसको अलग से डिस्क्लोज करना है, कौन कौन सी चीजों को आपने एग्रीगेट कर सकते हैं, ऑफसेट कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की, कंसिस्टेंसी की, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, मिनिमम कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन आपको देनी है, एडिशनल कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी आपको देनी है। ठीक है, और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, रिट्रोस्पेक्टिव स्टेटमेंट अगर आपने किया है तो वो चीजें भी आपको बतानी होती है। मतलब ये जनरल फीचर है, ये सब चीजें होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू में हमने सीधे बोल दिया कि अगर आपने सारे के सारे इंडेक्स फॉलो करे हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मानी जाएगी कि आपने ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रही है। और इसके साथ में आपने ना एक अनरिजर्व्ड एंड एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट देनी होती है कि साहब हमने एक कंप्लायंस स्टेटमेंट देनी होती है, जिसके बारे में हमने क्लास में भी बात करी थी। यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपको एक कंप्लायंस स्टेटमेंट देनी होगी कि साहब हमने जितने भी एप्लीकेबल इंडेक्स थे वो सारे के सारे इंडेक्स का पालन हमने किया है। तो वो स्टेटमेंट आप जब भी दोगे जब आपने सारे के सारे इंडेक्स का पालन किया है। अगर आपने किसी इंडेक्स का पालन नहीं किया, किसी इंडेक्स को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में फॉलो नहीं किया हुआ है, तो आप कंप्लायंस स्टेटमेंट नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर अगर कंप्लायंस स्टेटमेंट दे दी तो आपकी बात झूठ हो जाएगी। आइए जी अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, एन एंटिटी कैन नॉट रेक्टिफाई इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी बाय डिस्क्लोजर। मतलब आपने अगर इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी लगा दी और आप कहें अरे यार इनएप्रोप्रिएट है अकाउंटिंग पॉलिसी, तो क्या हुआ, हमने डिस्क्लोजर तो दे दिया, तो क्या वो आपका रेमेडी बन जाएगा? नहीं, वो नहीं बनेगा आपका रेमेडी। आपने इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी अगर लगाई है तो वो आपका एक तरह से नॉन कंप्लायंस ही माना जाएगा, भले ही उसका डिस्क्लोजर आपने प्रॉपर्ली दे रखा हो। इसके बाद में
क्या आप डिपार्चर कर सकते हो रिक्वायरमेंट ऑफ इंडेस की? मतलब इंडेस में कुछ और लिखा है, आप कह रहे हो नहीं मैं इंडेस नहीं मानता, मैं तो कुछ और ही ट्रीटमेंट करूंगा इस पर्टिकुलर आइटम का। तो कहता है रेयरेस्ट केसेस में, ये आपका इंडेस खुद बोलता है कि रेयरेस्ट केसेस में ऐसा हो सकता है कि इंडेस को फॉलो करने पर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडेस को फॉलो करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग हो जाएगी, और अगर इंडेस में जो बोला गया है वैसा ना करें, कुछ और करें, तो मिसलीडिंग नहीं होगी, तो आप डिपार्चर कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आपका इंडेस खुद बोलता है, लेकिन वहां पर आपको ना डिस्क्लोजर वगैरह प्रॉपर देने होते हैं। ठीक है, डिस्क्लोजर वगैरह देने होंगे कि मैनेजमेंट ने कंक्लूड कर लिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रही है फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह का, इसका आप डिस्क्लोजर प्रॉपर्ली दोगे। ठीक है, दैट इट हैज कंप्लाइड विद द एप्लीकेबल इंडेस एक्सेप्ट इट हैज डिपार्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। आप बोलोगे वही हमने सारे इंडेस फॉलो करे एक्सेप्ट इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पे, जहां जिस मैटर पर आपने इंडेस फॉलो नहीं करा वो चीज भी आप प्रॉपर्ली बताओगे। ठीक है जी, और आपने कौन से इंडेस की कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी, कौन सी रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करी, वो भी आप बताओगे। ठीक है, और आप रीजन बताओगे कि क्यों आपने उस रिक्वायरमेंट को, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करा। ठीक है, और इसके अलावा आप फाइनेंशियल इफेक्ट भी बताओगे कि अगर इस रिक्वायरमेंट को हम इंडेस के हिसाब से ट्रीटमेंट करते तो फाइनेंशियल इफेक्ट क्या आते, और हमने नहीं किया, कुछ और किया, ट्रीटमेंट जो इंडेस ने बताया था वो नहीं किया, कुछ और किया, तो हमारा फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, वो चीज आप प्रॉपर्ली आपको बताना होगा डिस्क्लोजर में। आ जाइए जी आप अगले पॉइंट पे, अगले पेज पे चलते हैं। ये आपका प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, ये आपका इलस्ट्रेशन आ गया। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न में सिंपली क्या करना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता है गोइंग कंसर्न बेसिस पर बनानी होती है, और एक गोइंग कंसर्न इज एजम्पशन कि भाई हमारा बिजनेस चलता रहेगा फ्यूचर में, फोर्सेबल फ्यूचर में चलता रहेगा, तो यही एजम्पशन के साथ में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका गोइंग कंसर्न एजम्पशन के बेस पर ही बनानी होती है, लेकिन मैनेजमेंट को असेस करना होता है हर बैलेंस शीट डेट पर, हर रिपोर्टिंग पीरियड पर कि भाई हमारा गोइंग कंसर्न ओके है या नहीं है। भाई अगर कोई मान लो कंपनी प्रॉफिटेबल है, सारी फाइनेंसिंग इश्यूज कोई नहीं है उसके पास में, कंपनी प्रॉफिटेबल है, सारी चीजें चल रही हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सब चीजें ओके हो रही हैं, इसका मतलब आपका गोइंग कंसर्न ओके है। लेकिन फिर भी कहता है कि मैनेजमेंट को क्या करना होता है, गोइंग कंसर्न को असेस करना होता है। ठीक है, गोइंग कंसर्न को असेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि अगर मान लो आपने आपने आपको पता है कि हम अगले 18 महीने में, अगले 20 महीने में अपने बिजनेस को बंद करने ही वाले, तब तो आप क्या बोलोगे, तब आप बोलोगे कि हमारा गोइंग कंसर्न ओके नहीं है, हम गोइंग कंसर्न बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर मान लो आपका ऐसा कुछ नहीं है, तो आप जनरली क्या देखते हो, इंडेस कहता है कि कम से कम 12 महीने का हिसाब किताब देख लेना कि क्या 12 महीने तक का खर्चा पानी है आपके पास में, कि 12 महीने तक कम से कम बिजनेस चला पाओगे। अगर आपको लगता है हाँ 12 महीने तक बिजनेस चला पाओगे, तो आप कह दोगे कि हाँ ठीक है हमारा गोइंग कंसर्न ओके है। लेकिन अगर आपको पहले से ही पता है कि हाँ यार मैं तो 12 महीने नहीं लेकिन 18 महीने तो वैसे ही बंद करने वाला हूँ बिजनेस में, तो फिर इंडेस कहता है कि आपका गोइंग कंसर्न ओके नहीं है। अगर आपका पहले से प्लान है कि बिजनेस बंद करना ही है, मान लो हो सकता है कि बिजनेस किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा अगले 18 महीने में फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, तो आप क्या बोलोगे कि हमारा गोइंग कंसर्न ओके नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, ये एग्जांपल आप रीड कर लेना तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर मान लो जनरली आपका कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, चल रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपका गोइंग कंसर्न इसका मतलब ओके है। ठीक है जी, उसके बाद में देखो ये ना रीजंस बताए हुए हैं कि कब कब हमें ऐसा लग सकता है कि हमारा गोइंग कंसर्न लड़खड़ा रहा है, कि भाई गोइंग कंसर्न बेसिस पे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी चाहिए, हमारा गोइंग कंसर्न जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें यहाँ पे बड़े सारे पॉइंट है कि भाई आपका फिक्स्ड लोन वगैरह आपको नहीं मिल रहा है, वेंडर वगैरह ने आपको क्रेडिट देना बंद कर दिया है, कुछ भी ऐसा ऑपरेशनल सिचुएशंस आ रही हैं, एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज हैं, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज वगैरह हैं, तो ये बहुत सारी चीजें जो आप अपना ऑडिटिंग वगैरह में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि भाई आपका गोइंग कंसर्न ओके है या नहीं है। ठीक है, तो ये जजमेंटल पॉइंट है। इसके अलावा इंडेस कहता है अगर मैनेजमेंट को लगता है कुछ सिग्निफिकेंट डाउट है कि भाई हमारी एंटिटी का कंटिन्यू एबिलिटी एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब हमारी एबिलिटी नहीं है गोइंग कंसर्न पर बिजनेस चलाने की, तो ये अनसर्टेनिटीज जो है आपको डिस्क्लोज करनी होती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, और फिर कहता है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका गोइंग कंसर्न बेसिस पर नहीं बनी है, तो क्या करना होगा, एंटिटी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि कैसे बनाई, किस बेस पर बनाई, अगर गोइंग कंसर्न बेस पर नहीं बनाई तो किस बेस पर बनाई, ऑल्सो द रीजन वाई द एंटिटी इज नॉट रिकॉर्डेड
रिगार्डेड एज अ गोइंग कंसर्न। तो वही गोइंग कंसर्न पे आपको अपने शक क्यों हो रहा है वो भी आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में ये वाला पॉइंट जो है ना, ये आपका इंड एस 10 का पॉइंट है, वहां पर मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर कुल मिलाकर ये बोला गया है कि अगर मान लो इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट होता है, कुछ ऐसा हो गया रिपोर्टिंग डेट के बाद में जिसकी वजह से आपका गोइंग कंसर्न आपका डाउट में आ गया। रिपोर्टिंग डेट पर सब कुछ ओके था, रिपोर्टिंग डेट के बाद में ऐसी आग लगी, सब जल के खराब हो गया और इतनी भयंकर आग लगी कि भाई साहब आपका बिजनेस जो है बंद होने की कगार पे खड़ा हो गया। तो ऐसे में अब क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, इस बात के लिए हम इंड एस 10 में पढ़ेंगे। अभी वहां पे दिमाग मत जाना आप, ठीक है। आगे आ जाओ, इलस्ट्रेशंस वगैरह आप देख लेना, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट्स वगैरह आपके सारे क्लियर कर दूंगा। एक्रुअल बेसिस पर आपको अकाउंटिंग करनी है, ये आपको पता ही है कि भी खर्चे वगैरह आप कब करोगे, जब आपने इनकर कर लिए। इनकम वगैरह आप ड्यू बेसिस पर दिखाओगे कि कब आपने अर्न कर ली, तो आप रिकॉर्ड कर लोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इरिस्पेक्टिव को आपको रिसीव हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। मटेरियलिटी एंड एग्रीगेशन, मटेरियलिटी एंड एग्रीगेशन का भी सिंपल पॉइंट है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जितनी भी आपकी मटेरियल क्लास हैं, ठीक है, प्रेजेंट सेपरेटली ईच मटेरियल क्लास ऑफ सिमिलर आइटम्स, सिमिलर आइटम्स का जो भी मटेरियल क्लास है उसको आपको अलग से दिखाना होता है, सेपरेटली डिस्क्लोज करना होता है, ठीक है जी। इसके बाद में देखो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से पढ़ो। कहता है एन आइटम दैट इज नॉट सफिशिएंटली मटेरियल टू वारंट सेपरेट प्रेजेंटेशन। कहता है हो सकता है कि कोई आइटम जो है वो सेपरेट प्रेजेंटेशन के लिए तो आपका मटेरियल ना हो, लेकिन वो हो सकता है कि आपका सेपरेट नोट्स में प्रेजेंटेशन के लिए आपका मटेरियल हो। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डायरेक्टली प्रेजेंट करने के लिए मटेरियल ना लगे, लेकिन नोट्स में अलग से उसको दिखाना मटेरियल हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मटेरियल नहीं है तो अब मटेरियल नहीं है तो बिल्कुल उसको गायब कर दो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। हो सकता है कि उसका डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में मटेरियल हो, तो वहां पर आप दिखा दोगे। इसके बाद में कहता है कि अगर आपका कोई इंफॉर्मेशन मटेरियल नहीं है तो उसका आपको कोई भी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर नहीं देना एज पर इंड एस। लेकिन अगर लॉ बोलता है कि उसका स्पेसिफिक डिस्क्लोजर दो, तो आपको देना ही देना है, ठीक है। तो लॉ हमेशा जो है वो प्रिवेल करेगा आपको इंड एस को, ठीक है जी। इसके बाद आ जाइए आप ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग में सिंपली बोलता है, प्राइमरी रूल तो ये है कि कोई भी एंटिटी कोई भी असेट लायबिलिटी को आपस में ऑफसेट नहीं करेगी, इनकम एक्सपेंसेस को आपस में ऑफसेट नहीं करेगी। जो असेट है वो असेट साइड में दिखाओ, जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी साइड में दिखाओ, जो इनकम है इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में दिखाओ, और जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस साइड में दिखाओ। लेकिन फिर बोलता है कि अगर मान लो इंड एस ने ही उसका ट्रीटमेंट कुछ ऐसा बता रखा है कि इस असेट को और इस लायबिलिटी को ऑफसेट कर दो, इस इनकम को इस एक्सपेंसेस को ऑफसेट कर दो, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सिंपल ऑफसेटिंग का रूल ये है। और जो भी ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो आपका सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस है, वो भी आप ऑफसेट कर सकते हो। सर सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस का मतलब, जैसे मान लो मैंने रेंट पेड किया, ठीक है, एक्सेस रेंट पेड कर दिया था और रेंट रिफंड आ गया मेरे पास में। मैंने रेंट पेड किया मान लो लेट सपोज 100 रुपए, और एक्सेस रेंट पेड कर दिया था 10 रुपए, इसमें से रिफंड आ गया। तो मैं रेंट का खर्चा कितना दिखा सकता हूं, मैं नेट रेंट का खर्चा 90 रुपए दिखा सकता हूं। मतलब अब मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं यार ऑफसेट मत करो, 100 रुपए रेंट का खर्चा दिखाओ और 10 रुपए रेंट की इनकम आए। भाई ये 10 रुपए अलग से कोई इनकम थोड़ी है, ये यही तो नेचर था, रेंट का एक्सपेंस ही तो रिफंड आया है, तो ये तो सेम ही नेचर का था ना, तो इसको आप ऑफसेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपने समझनी है कि साहब सिमिलर नेचर का अगर है तो आप ऑफसेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है जी। इसके बाद में आपके ये एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में आपके, उसके बाद आ जाओ आप फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब कब बनानी है। कहते हैं आपको कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एटलीस्ट एनुअली तो बनाना ही बनाना है। एटलीस्ट एनुअली का मतलब है कि एनुअली से ज्यादा भी बना सकते हो, मतलब साल में आप 4 बार बना लो, साल में 5 बार बना लो, लेकिन कम से कम एक बार तो आपको साल में बनाना है। और इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, कंपैरेटिव भी, क्योंकि हमने क्या बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट ही होते हैं, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है आपका कंपैरेटिव, उसको आपको एक साल में एक बार तो बनाना ही बनाना है। उसके बाद में कहता है कि अगर एंटिटी चेंज करती है एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लॉन्गर या फिर शॉर्टर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, एक साल से कम के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, तो ये वाली बात एंटिटी को डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। डिस्क्लोज करना पड़ेगा रीजन कि क्यों वो शॉर्टर या लॉन्ग टर्म लॉन्गर पीरियड का बना रहा है, शॉर्टर पीरियड का क्यों बना रहा है, लॉन्गर पीरियड का क्यों बना रहा है। और कहता है फैक्ट दैट अमाउंट प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट एंटायरली कंपेरेबल, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी अमाउंट दे रखे हैं वो एंटायरली कंपेरेबल नहीं है, ये वाली बात भी आपको बतानी पड़ेगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर्स में, ठीक है जी। इसके बाद में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो कहता है मिनिमम कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन आपको क्या क्या देनी है।
तो कहता है आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन प्रीसीडिंग पीरियड की, जितने भी अमाउंट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं करंट पीरियड में वो प्रीवियस पीरियड में क्या कितने कितने थे, वो सारे आपको क्या करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने कंपैरेटिव के तौर पर दिखाने हैं। ठीक है, उसके बाद में कहता है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी नैरेटिव या डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है वो भी आपको करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखानी पड़ेगी, पिछले साल की कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, अगर वो जरूरी है करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने में। जैसे मान लो पीपी आपने परचेज किया था पिछले साल में, ठीक है, तो पीपी परचेज किया था पिछले साल में, उस पीपी के बारे में कोई डिस्क्रिप्टिव आपने कोई नोट्स वगैरह देना है कि यार ये पीपी हमने ऐसे से परचेज किया था, ये मॉर्गेज है, ये है वो है, तो वो प्रीवियस ईयर में अगर आपने परचेज किया था और अगर आपको लगता है कि हाँ ये डिस्क्रिप्टिव दिखाना इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जरूरी है, प्रीवियस ईयर का डिस्क्रिप्शन दिखाना, तो वो भी आप दिखाओगे। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पे कहता है एंटिटी शैल प्रेजेंट, दो बैलेंस शीट दिखाओगे, दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, दो कैश फ्लो, दो चेंज ऑफ इक्विटी और रिलेटेड नोट्स। रिलेटेड नोट्स भी आपके सारे ही आ जाएंगे, पिछले साल का भी अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपका जरूरी है दिखानी इस बार भी, तो आप दिखाओगे, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद में आ जाओ एडिशनल कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। एडिशनल कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में तो आप जो मर्जी दिखाते रहो, मतलब हो सकता है कि आपको एटलीस्ट एक साल का तो एनुअल कंपैरेटिव दिखाना है। ठीक है, अगर आप 31 मार्च 2026 की बैलेंस शीट बना रहे हैं, 31 मार्च 2026 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट 31 मार्च 2025 के तो बनाने ही बनाने। अब एडिशनली आप क्या होनी चाहिए, मैं तो तीसरे साल की और बनाऊंगा 31 मार्च 24 में, तो चौथे साल की और बनाऊंगा 31 मार्च 2023 की, तो वो भी आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, वो चीज आप कर सकते हो कि आप कंपैरेटिव एक साल से ज्यादा के भी बना लो, बट कंडीशन क्या है कि आपको जितने भी कंपैरेटिव बनाओगे वो सारे के सारे आपके इन डेज कंप्लाइंट होने चाहिए, इन डेज कंप्लाइंट होने चाहिए, तभी तो वो कंपैरेटिव होंगे ना। अगर मान लो आप कहते हो कि 31 मार्च 2023 वाले तो एज के हिसाब से बना रखे थे और 31 मार्च 24, 25, 26 के इन डेज के हिसाब से बनाए, तो 24, 25, 26 के साथ में 23 वाला कॉलम और आपने लगा दिया, और आप क्या हो भाई हमने तो वॉलंटरी लगाया है, तो इंडेक्स कह देगा भाई साहब ये एज के हिसाब से ना, ये आप लगाओ ही मत ना, अगर लगाना है तो इंडेक्स के हिसाब से होने चाहिए, वरना हम थोड़ी कह रहे हैं आपसे लगाने के लिए, आप मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस एक साल के लगाओ, दूसरे साल के भी मत लगाओ, तीसरे साल के भी मत लगाओ। ठीक है, एक साल कंपैरेटिव के लगा दो बस आप। लेकिन अगर आप मान लो एडिशनली लगा रहे हो तो इंडेक्स मना नहीं करता, वो कहता है कि साहब इंडेक्स के हिसाब से होने चाहिए, एज के हिसाब से नहीं होने चाहिए, मतलब इंडेक्स फॉलोड होना चाहिए उनमें भी। आ जाइए जी, अगले पॉइंट पे है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट और रिक्लासिफिकेशन। तो ये आपका क्या है, ये आपका इंडेस 8 का पॉइंट है। इंडेस 8 क्या कहता है, इंडेस 8 सिंपली ये कहता है कि अगर आपने कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी है, अकाउंटिंग पॉलिसी को आपको जब अप्लाई करोगे ना, चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी जब भी करोगे वो रिट्रोस्पेक्टिव ही करनी पड़ेगी, प्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते। ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करनी पड़ेगी उस अकाउंटिंग पॉलिसी की। अब अगर अकाउंटिंग पॉलिसी के रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का इफेक्ट करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और उससे भी पहले तक से आ रहा है, मतलब उसका उस अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज करना जो आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर है, प्रीवियस ईयर है, इससे भी पीछे तक जा रहा है, तो आपको एक थर्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, आपको एक थर्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और उस केस में आपको थर्ड बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी, और इस थर्ड बैलेंस शीट में उस अकाउंटिंग पॉलिसी का प्रीवियस ईयर से पहले जितना भी इंपैक्ट है वो सारा का सारा इस थर्ड बैलेंस शीट में दिखा देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो सिंपली लिखा हुआ है करंट पीरियड बनाओगे, प्रीसीडिंग पीरियड बनाओगे बैलेंस शीट, और बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड। मतलब अगर मान लो आपका 31 मार्च 2026 की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, ठीक है, तो एक बैलेंस शीट तो बन जाएगी आपकी 31 मार्च 2026 में, एक बैलेंस शीट आपकी बनेगी 31 मार्च 2025 की, ये प्रीसीडिंग ईयर की हो गई। ठीक है, ये करंट ईयर की हो गई, और एक बैलेंस शीट बनेगी 1 अप्रैल 2024। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 की ये बनेगी आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट, इसको मैं कह रहा हूं थर्ड बैलेंस शीट। अब मान लो अगर आपका रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का इंपैक्ट आपका पीछे है, इससे भी पीछे तक से आ रहा है, इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर सारी की सारी एडजस्टमेंट करके उस अकाउंटिंग पॉलिसी का यहां पर दिखा दोगे, और उसके बाद यहां और यहां तो सिंपल फिर चलता ही रहेगा। बात समझ में आती है? इसके बारे में इंडेस 8 में हम डिटेल में पढ़ते हैं, तो यहां पर तो सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, थर्ड बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी है, इतना बोल रहा है। थर्ड बैलेंस शीट कब प्रेजेंट होगी, कैसे होगी, कब नहीं होगी, क्या होगा, वो इंडेस 8 बताता है आपको, अकाउंटिंग पॉलिसी वाला इंडेस। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आती है? आ जाइए अगले पेज पे। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका कंसिस्टेंसी इन प्रेजेंटेशन।
इसमें सिंपली बोलता है कि भाई जिस आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जहां आप प्रेजेंट कर रहे थे, जहां आप क्लासिफाई कर रहे थे, उसको आप कंसिस्टेंसी के साथ में ईयर टू ईयर उसी उसी हेड में आप क्लासिफाई करोगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारा कोई बिजनेस वगैरह नेचर चेंज हो गया है, कोई सिग्निफिकेंट चेंज हो गया है एंटिटी के ऑपरेशन में, और हमें ऐसा लगता है कि इस आइटम को हम पहले इस हेड में क्लासिफाई करते थे, अब इस हेड में क्लासिफाई ना करके किसी और हेड में क्लासिफाई करना ज्यादा ठीक रहेगा, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल रहेगा, ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन आएगी, तो फिर वो आप चीजें कर सकते हो। ठीक है, तब आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। ठीक है जी। अगला पॉइंट है आपका जी स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। ठीक है, इसमें हमारा स्ट्रक्चर एंड कंटेंट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इंडेस कहता है कि सबसे पहले तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर लो, क्योंकि आप जब कंपनी जो है वो अपनी रिपोर्टिंग्स वगैरह बनाती है तो उसमें बड़ी सारी चीजें होती हैं। डायरेक्टर रिपोर्ट हो गया, आपका एनुअल रिपोर्ट हो गया, और फलाना स्टेटमेंट, ढिमाका स्टेटमेंट, बड़ी सारी चीजें होती हैं। तो उन सब में फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है उसको आप आइडेंटिफाई कर लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, वही जो मैंने आपका कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग समझाया, वही आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उन्हीं पर इंडेस लगेगा। उनके अलावा जो कुछ भी है वो सारा का सारा अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो एंटिटी को क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिश हो रही है, उनमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। जितनी भी इंफॉर्मेशन आप डायरेक्टर तक, शेयर होल्डर तक लेके जाते हो, पहुंचाते हो, उनमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है वो आपको बाइफरकेट कर लेना चाहिए। ठीक है, सेपरेट कर लेना चाहिए। नॉट नेसेसरी अदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, रेगुलेटरी फाइलिंग्स वगैरह को जो कुछ भी देते हैं, जरूरी नहीं है वो सारा का सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो। उसके बाद में कहता है एंटिटी को आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन प्रोमिनेंटली। ठीक है, ये देखो बिल्कुल थियोरेटिकल से पॉइंट है, ये मैं स्किप भी कर दूं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो पढ़ लेते हैं। कहता है आइडेंटिफिकेशन वगैरह आपको दिखाना पड़ेगा, कंपनी का नाम हो गया, सिन नंबर वगैरह हो गया, और अगर कोई भी चेंज हुआ है प्रीसीडिंग पीरियड से उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिविजुअल है, मतलब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फिर कंसोलिडेटेड है, वो आपको बताना पड़ेगा। और उसके सेपरेट सेक्शन बनाने पड़ेंगे। मतलब जब आप स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो आप सारी के सारी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। मतलब सेपरेट बैलेंस शीट, सेपरेट प्रॉफिट लॉस, सेपरेट कैश फ्लो स्टेटमेंट, सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, और इस तरीके से। और फिर उसके बाद में जब कंसोलिडेटेड बनाएंगे तो कंसोलिडेटेड का अलग सेक्शन आपको बनाना होगा, ताकि सेपरेट और कंसोलिडेटेड वालों को आप अलग अलग बाइफरकेट कर सको कि भाई यहां से लेके यहां तक आपका सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसके बाद में आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई है। आपने किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट देखी होगी तो वहां पर भी इसी तरीके से होता है। आप आज की डेट में जाकर किसी भी एनुअल रिपोर्ट देखना किसी बड़ी कंपनी की, तो वहां पर ऐसे ही होगा, पूरी हेडिंग देंगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां पे फिर प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद में फिर अलग हेडिंग देंगे वो कि यहाँ से आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू हो रही है, फिर वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस, वो सब चीजें स्टार्ट होती है। ठीक है, कौन कौन सा पीरियड कवर्ड है वो आप बताओगे। भाई बैलेंस शीट किस डेट की है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहां से लेके कहां तक का है वो आप बताओगे। प्रेजेंटेशन करेंसी आपको बतानी जरूर है। ठीक है, कंपलसरी है आपको प्रेजेंटेशन करेंसी बताना। प्रेजेंटेशन करेंसी आपका जनरली तो क्या ही होती है, रुपी होती है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम इंडिया में है तो हमारी प्रेजेंटेशन करेंसी रुपी ही होगी। इसके बारे में हमने इंडेस 21 में बात करी थी। तो इंडेस 21 के हिसाब से प्रेजेंटेशन करेंसी क्या होगी वहां डिसाइड होगी, यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो मैंने आपसे फिर बोला कि यहाँ पर बड़े सारे इंडेस की बातें आएंगी, लेकिन उनके बारे में डिटेल में इंडेस रिस्पेक्टिव इंडेस में पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात आएगी। मतलब अगर मान लो मैंने कह दिया बैलेंस शीट, ठीक है, मैंने कहा साहब ये आपकी बैलेंस शीट है। ठीक है, तो यहां पर जब मैं लिखता हूं अमाउंट, अमाउंट इन रुपी लिखूं, डॉलर लिखूं, पाउंड लिखूं, किसमें लिखूं, तो वो कौन बताएगा, इंडेस 21। बात समझ में आती है। तो कहता है लेवल ऑफ राउंडिंग यूज प्रेजेंटेशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई राउंडिंग ऑफ वगैरह आपने कैसे यूज करी है उसके बारे में आप बात करोगे। राउंडिंग ऑफ कैसे कैसे आप कर सकते हो, थाउजेंड्स में कर सकते हो, मिलियंस में, करोड़ में, वो कब किस में करनी होती है, ये वाली बात आपका शेड्यूल 3 बताता है। ठीक है, शेड्यूल 3 बताता है कि आपको कैसे कैसे राउंडिंग ऑफ करनी है। ये देखो ये वाला पोर्शन है आपका शेड्यूल 3 का, ये एक बार आप रीड कर लेना कि राउंडिंग ऑफ किस तरीके से करनी है। ठीक है जी। इसके बाद में आ जाइए जी बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट में देखो क्या क्या आइटम्स होती हैं, मैं एक बार फटाफट से क्विकली रिव्यू करा देता हूं आपको। देखो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 16, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपका 40। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट 38, फाइनेंशियल एसेट 109, 32 वगैरह। ठीक है, उसके बाद में आपका इंडेस 117 छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट यूजिंग अकाउंटिंग इक्विटी मेथड, ये आपका इंडेस 28। बायोलॉजिकल एसेट वगैरह हो गया, इन्वेंट्री हो गई, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल हो गए, ये भी आपके कहाँ आते हैं, ये आपके आ गए इंडेस 109 में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया आपका। ठीक है,
इंडेस 105 वाली एसेट अगर कोई है तो वो ट्रेड एंड अदर पेबल्स वगैरह आपका हो गया, प्रोविजंस हो गया, फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया, ये सारी आपकी आइटम्स है। लायबिलिटीज आपका इनकम टैक्सेस में डेफर टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, वो सारी चीजें आएंगी। डेफर टैक्स लायबिलिटी इंडेस 12 के हिसाब से आएगी, ठीक है। आपका लायबिलिटी इंक्लूडेड डिस्पोजल ग्रुप वगैरह जो आप क्लासिफाई करते हो, इसके बारे में हमने 105 में पढ़ा था कि डिस्पोजल ग्रुप, अगर किसी ग्रुप को आपने डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाई कर दिया है तो उसको आप किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करोगे, ये इंडेस 105 में मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। यहाँ तो सिर्फ प्रेजेंटेशन की शॉर्ट में बात हो रही है, डिटेल में मैंने आपको बता दिया। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वगैरह, जिसको आप पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते थे, इंडेस में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोला जाता है, ठीक है। वो कैसे आपको दिखाना है वो आपकी बात करेगा, ठीक है। ये आता कहां से, ये आता है आपका इंडेस 110 में, ठीक है। कैलकुलेशन कहां होती है, इंडेस 110 में। प्रेजेंटेशन कैसे करनी है कौन बताएगा, इंडेस 1। कैपिटल वगैरह कितनी है, रिजर्व्स वगैरह कितने हैं, वो आपको बताना है, ठीक है जी। इसके बाद आ जाइए अगले पॉइंट पे। अब आता है जी इस इंडेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टिंक्शन बिटवीन करंट एंड नॉन करंट। इसको मैंने रेगुलर क्लास में भी आपको काफी डिटेल में समझाया था कि करंट और नॉन करंट क्या होता है, लेकिन उतनी डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ मैं फिर भी आपको क्लियर कर दूंगा कि हाँ करंट और नॉन करंट क्या होता है। मतलब करंट असेट किसको कहते हैं, नॉन करंट असेट किसको कहते हैं, करंट लायबिलिटी किसको कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी किसको कहते हैं, ठीक है। तो इंडेस 1 करंट के बारे में बात करता है कि करंट लायबिलिटी क्या होगी और नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी क्या होगी और करंट असेट क्या होगी। अगर कोई लायबिलिटी करंट प्रूव हो जाती है तो वो करंट है। अगर करंट की डेफिनेशन में कवर नहीं होती तो इंप्लाइड है कि नॉन करंट होगी। कोई भी लायबिलिटी अगर मान लो कोई भी एसेट है वो करंट प्रूव हो जाती है, मतलब डेफिनेशन किसकी दी गई है, डेफिनेशन करंट की दी हुई है कि करंट किसको बोलेंगे। तो अगर कोई भी एसेट है, वो वहां भी सिमिलर केस है कि अगर एसेट करंट प्रूव हो जाती है तो वो करंट एसेट है, अगर करंट प्रूव नहीं हो पाती तो इसका मतलब नॉन करंट है। मतलब नॉन करंट क्या है वो इंडेस नहीं बताता है, करंट क्या है वो बताता है। अगर करंट प्रूव होता है एज पर द डेफिनेशन गिवन बाय द इंडेस तो वो आपकी करंट है, अगर उस डेफिनेशन में कवर नहीं होती है करंट की डेफिनेशन में तो इंप्लाइड है कि नॉन करंट है, क्योंकि दो ही तो होगा। अगर मतलब टाइमिंग के बेस पे डिसाइड करें तो या तो करंट होगा या नॉन करंट होगा, अगर करंट नहीं है तो फिर नॉन करंट है, दैट्स इट। तो आज ही एक करंट और नॉन करंट की डेफिनेशन को समझते हैं। आप ये वाला पेज छोड़िए, सीधे पॉइंट की बात पे आते हैं। सबसे पहले करंट असेट की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। करंट असेट क्या होता है, देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। कहता है एंटिटी शैल क्लासिफाई एन असेट एज करंट। करंट कब क्लासिफाई करेंगे, जब इन चार में से किसी एक कैटेगरी में भी अगर फुलफिल हो गया तो हम क्या बोल देंगे, करंट असेट बोल देंगे। कहता है इट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज द असेट और इंटेंडेड टू सेल और कंज्यूम इट। रियलाइज द असेट, ये आपका डेटर से मुराद है, ठीक है। कि रियलाइज कहां से होता है, हमें डेटर से होता है। इंटेंडेड टू सेल, ये किससे बात हो रही है, ये आपका फिनिश गुड्स की बात हो रही है, ठीक है। कंज्यूम इट एक तरह से रॉ मटेरियल की बात हो रही है, ठीक है। इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में कोई भी एसेट आपकी रियलाइज हो जाएगी, बिक जाएगी या फिर कंज्यूम हो जाएगी तो वो आपकी करंट एसेट है। सर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब होता है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है आपका रॉ मटेरियल से परचेज करने से लेकर डेटर से पैसा आने तक। मतलब रॉ मटेरियल जब आप परचेज करते हो उस दिन रॉ मटेरियल आपके पास में आया, ठीक है। रॉ मटेरियल का पैसा आपके पास से गया होगा, वेंडर को दिया होगा। उस रॉ मटेरियल से आप जो है फिनिश गुड्स बनाते हो, फिनिश गुड्स सोल्ड करते हो कस्टमर से, और फिर कस्टमर से पैसा आता है, मनी रिसीव होता है। तो जिस दिन रॉ मटेरियल खरीदने का पैसा गया था वहां से लेकर कस्टमर से पैसा आने तक जितना भी टाइम है वो आपका क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल है। वो आपका एक ऑपरेटिंग साइकिल है। ऑपरेटिंग साइकिल आपका 12 महीने से ज्यादा भी हो सकता है और 12 महीने से कम भी हो सकता है। जनरली आप क्या मानते हो, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो आप मान के चलोगे ऑपरेटिंग साइकिल आपका 12 मंथ है, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऑपरेटिंग साइकिल बिजनेस के नेचर टू नेचर डिपेंड करता है ना, कि बिजनेस का नेचर टू नेचर आपका ऑपरेटिंग साइकिल कम या ज्यादा हो सकता है। 2 महीने का भी हो सकता है किसी का ऑपरेटिंग साइकिल, किसी का 2 साल का भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर मैंने ऐसा बोला आपसे कि 12 महीने में कंज्यूम हो जाएगा, 12 महीने में सेल हो जाएगा, 12 महीने में रियलाइज हो जाएगा, नहीं। मैंने कहा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में आपका सेल, कंज्यूम या रियलाइज हो जाएगा कोई भी एसेट तो वो हमारा करंट एसेट है। सर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है हमारा मान लो 18 महीने और हमारा असेट जो है ना 16 महीने में रियलाइज हो जाएगा, तो क्या करंट है या नॉन करंट है, भाई वो करंट एसेट माना जाएगा। सर वो 12 महीने से ज्यादा है, 12 महीने वाली कंडीशन है वो अलग बात है। मैंने कहा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में भी अगर रियलाइज हो जाएगा तब भी आपका करंट एसेट ही माना जाएगा।
कहता है या फिर आपने होल्ड कर रखा हो असेट प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, उस असेट को आपने ट्रेड करने के लिए रखा हुआ था, जैसे कि आपका डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट इंड 109 में जो हम देखते हैं कि भाई कोई भी आपने डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट है तो आपने प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग ही रखा हुआ है, तो वो भी आपका करंट ही माना जाएगा। उसमें अब आप कुछ मत देखना कि ये नॉन करंट है या करंट है, वो करंट ही माना जाएगा अगर आपने उसको ट्रेडिंग पर्पज से रखा हुआ है। कहता है इट एक्सपेक्टेड टू रियलाइज द असेट विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर अंदर अगर आपको असेट रियलाइज हो जाएगा तो भी आपका वो करंट असेट है। ठीक है, रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर अंदर अगर आपका रियलाइज हो जाएगा तो भी वो आपका क्या है, करंट एसेट माना जाएगा। और आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में ही अगर आपका एसेट रियलाइज हो जाएगा, इंटेंडेड टू सेल है आपका कि बिक जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, तो भी वो आपका क्या है, करंट एसेट माना जाएगा। ठीक है, या फिर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर है तो वो तो आपका करंट एसेट होगा ही होगा ना। भाई यहां पर भी तो मैं कैश में रियलाइज करने की बातें कर रहा हूं कि 12 महीने में आ जाएगा, पैसा रियलाइज हो जाएगा। रियलाइज का मतलब होता है पैसा कैश में आना। रियलाइज कैसे होगा, कैश में रियलाइज होने से मतलब है कि कैश में रियलाइज कब हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा 12 महीने के अंदर अगर मान लो कैश में रियलाइज हो जाएगा तो भी करंट है, तो जो कैश मेरे पास गुल्लक में पड़ा हुआ है वो तो वैसे ही करंट हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये थी आपकी करंट एसेट की डेफिनेशन। तो कहता है एन एंटिटी शेल क्लासिफाई ऑल अदर असेट एज नॉन करंट, मतलब अगर इन चार में आ रही है तो करंट है, इन चारों में से किसी भी पॉइंट में कवर नहीं आ रही तो आपकी नॉन करंट मानी जाएगी। मतलब आपका करंट होने के लिए कोई भी एक कंडीशन, इन सब में और लगा हुआ है, और लगा हुआ है, कोई भी एक कंडीशन अगर पूरी हो जाएगी तो करंट, कोई सी भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो नॉन करंट है, दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद में आप आ जाओ, ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इसके बाद में आप आ जाओ अगले पॉइंट पे, ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल्स देख लेना आप, ये ऑपरेटिंग साइकिल के एग्जांपल्स हैं। ये आप एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस करोगे ना, आप सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। करंट लाइबिलिटी का मतलब, ठीक है, तो यहां पर भी देखो करंट लाइबिलिटी का मतलब है, पूरे इंडेस में आप ये नहीं कहोगे, यहां पर ये नहीं देखोगे आप पूरे इंडेस में कि नॉन करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट एसेट का मतलब बताया होगा। करंट एसेट का मतलब बता दिया और नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब बता दिया। अब देखो लाइबिलिटी में उल्टा चलेगा, कहता है एंटिटी शेल क्लासिफाई द लाइबिलिटी इज करंट व्हेन इट एक्सपेक्ट टू सेटल द लाइबिलिटी इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अगर हमें लगता है कि हम नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में ही अपनी इस लाइबिलिटी को सेटल कर देंगे तो आपकी क्या है, करंट लाइबिलिटी, एक्सपेक्टेड टू सेटल इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइबिलिटी मेरे सर पे है। लाइबिलिटी क्या होती है, ये इंडेस 37 में हमने पढ़ा है, लाइबिलिटी मेरे सर पे है और इसको मैं अपना नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में ही सेटल कर दूंगा, तो वो मेरी क्या है, करंट लाइबिलिटी। कहता है अगर मैंने कोई लाइबिलिटी, आपका प्राइमरीली पर्पस क्या है उसका, ट्रेडिंग का ही है, जैसे डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी अगर मेरी है तो वो आपकी क्या मानी जाएगी, करंट लाइबिलिटी मानी जाएगी। ठीक है, कहता है इज लाइबिलिटी ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। कहता है अगर लाइबिलिटी आपकी ड्यू टू बी सेटल्ड है विद इन 12 मंथ्स, ठीक है, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मेरा रिपोर्टिंग पीरियड था 31 मार्च 2025। ठीक है, और मेरी लाइबिलिटी ड्यू टू बी सेटल, ड्यू टू बी सेटल मतलब उस लाइबिलिटी को पेमेंट करने का कोई ड्यू डेट होगा ना, तो हमने कहा ड्यू टू बी सेटल्ड है आपका 30 सितंबर 2025। तो आप मुझे बताओ ये आपकी रिपोर्टिंग डेट है, ये आपकी रिपोर्टिंग डेट है, ये रिपोर्टिंग डेट से क्या 6 महीने के अंदर अंदर पेबल है, 6 महीने के अंदर अंदर ड्यू हो रही है लाइबिलिटी, तो आपकी क्या मानी जाएगी, करंट लाइबिलिटी मानी जाएगी, ड्यू टू बी सेटल्ड। ठीक है, मैं इसको पे कब करूंगा वो अलग बात है। ड्यू टू बी सेटल्ड अगर आपका 6 महीने के अंदर 12 महीने के अंदर अंदर है रिपोर्टिंग डेट से, जहां से लाइबिलिटी अराइज हुई है वहां से देखना है क्या 12 महीने, नहीं, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड एंड के बाद। ठीक है, वहां से आपको देखना है कि क्या अब इसकी ड्यू डेट रिपोर्टिंग पीरियड एंड होने के बाद 12 महीने के अंदर अंदर आ रही है, अगर हाँ तो वो आपकी करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, हो सकता है एक लाइबिलिटी अराइज हुई हो 1 जनवरी 2025 को, जिसको पेमेंट करना हो, नहीं 1 जनवरी ना लो, मान लो एक लाइबिलिटी अराइज हुई इस फाइनेंशियल ईयर में 25-26 में, ये आपका है 26-27। ठीक है, 26-27 में 28 फरवरी 2027 को लाइबिलिटी ड्यू टू बी सेटल्ड है, और ये है आपका 31 मार्च 26 रिपोर्टिंग डेट। ठीक, और यहां पर एक डेट है 1 मई
2025। तो लाइबिलिटी अराइज तो 1 मई 2025 को हुई थी, तो 1 मई 2025 से नहीं देखूंगा 28 फरवरी 2027 तक, 31 मार्च 2026 पे देखूंगा कि क्या 31 मार्च 2026 से 12 महीने के अंदर अंदर पेबल है। हाँ, क्योंकि 28 फरवरी तो 12 महीने से पहले ही हो जाएगा ना, विद इन 12 मंथ्स हो गया रिपोर्टिंग डेट से। यहां से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली 12 महीने से प्लस आ रहा है टाइम। तो लेकिन आपको कहां से देखना है, अगर ये 1 मई 2025 को जो लाइबिलिटी अराइज हुई थी वो 31 मार्च 2026 पर भी अभी पेंडिंग है, ड्यू है, तो यहां से आपको देखना है 31 मार्च 2026 से क्या 12 महीने के अंदर अंदर पेबल है। अगर ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है, तो आप क्या बोल दोगे, उसको करंट लाइबिलिटी बोल दोगे। तो इस केस में क्या आ जाएगी, ये करंट लाइबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि 31 मार्च 2026 से 12 महीने आपका 31 मार्च 2027 बनते हैं, उससे पहले पहले 28 फरवरी को ही आपको लाइबिलिटी ड्यू बन रही है, तो आपका ये करंट लाइबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, लाइबिलिटी ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, और एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड नॉर्मल ऑपरेटिंग पीरियड, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में अगर आपका एक्सपेक्टेड टू सेटल है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम सेटल कर लेंगे, तो भी करंट है। और अगर रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर अंदर ड्यू ही हो रही है, तो भी हम जो है क्या करेंगे, उसको करंट लाइबिलिटी डिसाइड करेंगे। भले ही हमें ऐसा लग रहा है कि यार ये ड्यू तो हो रही है 28 फरवरी को, लेकिन मैं इसको पे नहीं करूंगा 28 फरवरी को, मैं तो इसको 2-4 महीने और डिले कर दूंगा ड्यू डेट से, उससे फर्क नहीं पड़ता। ड्यू तो आपका 12 महीने के अंदर हो रही है ना रिपोर्टिंग डेट से, तो करंट लायबिलिटी है। भले ही आप एक्सपेक्ट आप कुछ भी कर रहे हो, आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट में आपको ड्यू देखना है कि ड्यू अगर 12 महीने के अंदर हो रही है तो आपका करंट लायबिलिटी है। ठीक है, एक्सपेक्टेड टू बी सेटल कहां देखना है आपको, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल वाले केस में, कि अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो जाएगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं, भले ही ड्यू है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सेटल कर दूंगा, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी है। ठीक है, इसके अलावा देखो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, डी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या था, एंटिटी के पास में अनकंडीशनल राइट नहीं होना चाहिए डेफर करने का सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब रिपोर्टिंग मेरे पास में भाई किसी को लायबिलिटी अगर पे करनी है तो उसके साथ में कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, तो उस एग्रीमेंट में आपके पास जिसको लायबिलिटी, जिसके सर पे लायबिलिटी है, उसके ऊपर उसके पास में कोई भी ऐसा अनकंडीशनल राइट नहीं होना चाहिए जिसको यूज करते हुए मैं अपनी उस लायबिलिटी को रिपोर्टिंग डेट से एटलीस्ट 12 महीने के लिए पोस्टपोन कर पाऊं या डेफर कर पाऊं, ऐसा मेरे पास राइट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मान लो एग्जांपल के लिए समझो, मैंने कहा 31 मार्च 2025 मेरी रिपोर्टिंग डेट है, ठीक है, और यहां पर 1 लाख रुपए मुझे देने हैं, और ये आपके पास में ड्यू हो रहे हैं 30 अप्रैल 2025 को। ठीक है, लाइबिलिटी ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स है, हाँ सर, तो क्या होनी चाहिए, करंट लाइबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा मेरे पास में राइट है कि मैं इस 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी को एग्रीमेंट में भले ही लिखा हुआ है 30 अप्रैल 2025 को आपको पे करना है, ठीक है, 31 मार्च वाले दिन डिसाइड कर रहा हूं इस 1 लाख को करंट दिखाऊं या नॉन करंट दिखाऊं। तो मैंने कहा 31 मार्च 2025 वाले दिन 1 लाख को करंट दिखाना है या नॉन करंट दिखाना है, ये डिपेंड पहले तो ये करेगा कि साहब इस लाइबिलिटी को ड्यू टू बी सेटल्ड है क्या ये विद इन 12 मंथ्स, तो हमने कहा विद इन 12 मंथ्स तो ड्यू टू बी सेटल्ड है, तो नॉर्मली तो क्या होना चाहिए, करंट लायबिलिटी होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा मेरे पास में एक अनकंडीशनल राइट है कि मैं इसको 31 मार्च 2025 से 12 महीने से ज्यादा के लिए डेफर कर सकता हूं। मैंने कहा भाई अगले 12 महीने तो बिल्कुल पैसा मांगने आ मत जाना, और अगले 12 महीने तक तो पैसा नहीं दूंगा। ये मैं कब कह रहा हूं, 31 मार्च 2025, मतलब 31 मार्च 2025 से कम 1 साल तक के लिए तो मैं इसको डेफर कर सकता हूं। अगर ऐसा है तो वो लायबिलिटी आपकी नॉन करंट मानी जाएगी। ठीक है, आपके पास नहीं होना चाहिए, इट डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने से ज्यादा डेफर कर पाऊं ऐसी ताकत मेरे पास में नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल राइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो मैं कहता हूं कि मैं रिपोर्टिंग डेट से 1 महीने के बाद मेरी लायबिलिटी ड्यू है, लेकिन मेरे पास में अनकंडीशनल राइट है कि मैं रिपोर्टिंग डेट से अपनी इस लायबिलिटी को जो कि ओरिजिनली 1 महीने के बाद ड्यू है, इसको डेफर कर सकता हूं 6 महीने, तो क्या ये करंट लायबिलिटी है, हाँ सर करंट लायबिलिटी है। 12 महीने से ज्यादा डेफर नहीं कर पा रहा ना, अगर 12 महीने से ज्यादा डेफर करने की ताकत है मेरे पास में तो वो नॉन करंट है। 12 महीने से कम ही डेफर कर सकता हूं, या तो डेफर कर ही नहीं सकता तब तो बात ही खत्म, लेकिन अगर डेफर कर भी सकता हूं तो सिर्फ मैक्सिमम 12 महीने तक के लिए कर सकता हूं, तो भी आपकी करंट लायबिलिटी मानी जाएगी। क्योंकि उसने क्या बोला, डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स, कम से कम 12 महीने तक तो डेफर, 12 महीने से ज्यादा के लिए डेफर ना कर पाए वो। ठीक है, 12 महीने से बियॉन्ड आप डेफर ना कर पाओ, ठीक है, तो आपका क्या माना जाएगा, करंट लायबिलिटी माना जाएगा। ठीक है जी, तो ये था आपका
करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन। उसके बाद में कहता है एंटिटी शैल क्लासिफाई ऑल अदर लाइबिलिटी एज नॉन करंट। तो ये तो पॉइंट बेकार का था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ में, भाई देखो, आपका हो सकता है कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने का हो, और अगर आपका असेट है तो वो ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज हो जाएगी, तो हमने उसको करंट असेट दिखाया होगा। ठीक है, तो इंडेस ये कहता है कि अगर आपने करंट असेट दिखाया है और ये असेट आपका 12 महीने से ज्यादा में रियलाइज होगा, ठीक है, तो इंडेस कहता है कि अब मान लो 1 लाख रुपए को आपने जो है करंट असेट दिखा दिया, करंट असेट दिखा दिया, लेकिन ये 1 लाख रुपए आपको 18 महीने में मिलने थे। ठीक है, इसमें से कुछ आपको 18 महीने में मिलने थे, ऑपरेटिंग साइकिल मान लो 18 महीने का था, तो मैंने कहा 18 महीने में जो पैसा मिलेगा वो भी करंट, और जो 8 महीने में मिलेगा वो भी करंट। ठीक है, तो इंडेस कहता है ऐसे में ना आपको बाइफिकेशन करके दिखाना पड़ेगा कि इस 1 लाख में विद इन 12 मंथ्स वाले कौन से हैं और आफ्टर 12 मंथ्स वाले कौन से हैं। ये बाइफिकेशन आपको करके दिखाना पड़ेगा, मतलब करंट असेट का ही जाएंगे दोनों करंट में, लेकिन डिस्क्लोजर में आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से भी आपको बाइफिकेशन करके दिखाना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में शायद। मैंने आपसे कहा कि मैंने ऑपरेटिंग साइकिल बोला 18 महीने, मुझे आप बताओ मेरा ये डेटर है 1 लाख रुपए का, इसमें से जो 70,000 रुपए हैं वो तो मुझे 15 महीने में मिल जाएंगे, और जो बाकी के 30,000 रुपए हैं वो मुझे 8 महीने में मिल जाएंगे। तो आप मुझे बताओ क्या मैंने ये पूरे 1 लाख के 1 लाख करंट असेट में दिखाए होंगे? बिल्कुल सर। लेकिन इस 1 लाख रुपए में कुछ पोर्शन ऐसा है जो 12 महीने के अंदर मिल जाएगा, कुछ पोर्शन ऐसा है जो 12 महीने के बाद मिलेगा। तो कहता है ये वाला बाइफिकेशन अलग से आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। आ जाए आगे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हम असेट की और लाइबिलिटी की बात करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज होने में या सेटल होने में, तो यहां पर हम सिर्फ ऑपरेटिंग लाइबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड जो ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिटर की पेमेंट्स, सैलरीज की पेमेंट्स, कोई और ऑफिस का जो खर्चा है आपका ऑपरेशन से रिलेटेड, ठीक है, उनकी हम बात कर रहे होते हैं। ऐसी एसेट में जो हम कहते हैं कि इंटेंडेड टू सेल, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज, एक्सपेक्टेड टू कंज्यूम विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, तो वहां पर जो असेट की बात कर रहे होते हैं वो सिर्फ ऑपरेटिंग असेट की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जो आपके बिजनेस के कोर ऑपरेशन से रिलेटेड असेट्स लाइबिलिटीज होती हैं उनकी बात करते हैं जब हम ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज होने की बात करते हैं। और जो आपका विद इन 12 मंथ्स की बात करते हैं ये सारे के लिए। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये वाला पॉइंट देखो, कहता है अगर आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्लियरली आइडेंटिफाइबल नहीं है तो आप क्या एज्यूम करोगे? एज्यूम कर लेना 12 मंथ्स। ठीक है जी। देखो, जो अभी मैं ऑपरेटिंग वाली बात बता रहा था ना, उसका पॉइंट यहाँ पे दे रखा है। कहता है फाइनेंशियल लाइबिलिटी दैट प्रोवाइड्स फाइनेंसिंग ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। कहता है जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऐसी हैं जो पार्ट नहीं है वर्किंग कैपिटल का, ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज नहीं है, एंड आर नॉट ड्यू फॉर सेटलमेंट विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आर नॉन करंट लाइबिलिटी। मतलब मान लो कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी है जो कि आपकी ऑपरेटिंग लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है, वो लाइबिलिटी तो है लेकिन ऑपरेटिंग लाइबिलिटी नहीं है, बिजनेस के कोर ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, और वो आपका मान लो 16 महीने में पे होनी है। ठीक है, और आपका ऑपरेटिंग साइकिल है 18 महीने का, और 16 महीने में सेटल हो जाएगी। 16 महीने में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप इस लाइबिलिटी को पे कर दोगे, तो आप बताओ इसको आप इस लाइबिलिटी को आप क्या दिखाओगे? करंट लाइबिलिटी दिखाओगे या नॉन करंट लाइबिलिटी दिखाओगे? सर इसको दिखाएंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। सर क्यों? ये तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल के तो विद इन ही पे हो रही है ना। ऑपरेटिंग साइकिल सर आपने बताया 18 महीने का है और पेमेंट हो जाएगी 16 महीने। 16 महीने में तो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल ही तो पे हो रही है, तो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल भी तो लाइबिलिटी अगर पे होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? करंट लाइबिलिटी बोल देते हैं। तो मैंने कहा वो चीज किसके लिए है? आपका ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज के लिए है। जो बिजनेस के कोर ऑपरेशन से रिलेटेड लाइबिलिटीज हैं उनके लिए वो रूल लगेगा। जो बिजनेस के कोर ऑपरेशन से रिलेटेड लाइबिलिटी नहीं है वहां पर तो आपका 12 महीने वाला रूल ही लगेगा। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि भाई 16 महीने में पे होगी ना, 12 महीने से ज्यादा में पे हो रही है ना, तो इसका मतलब लाइबिलिटी इज नॉट ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। अगर रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर सेटल नहीं होनी है तो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है, भले ही ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो रही है, लेकिन यहां पर ऑपरेटिंग साइकिल को तो देखना ही नहीं ना, क्योंकि आपकी ऑपरेटिंग लाइबिलिटी नहीं है। मान लो ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल मान लो आपका बिजनेस के कोर ऑपरेशन से रिलेटेड का ट्रेड पेबल है,
और मैंने आपसे बोला कि वो आपका 16 महीने में पे हो रहा है, ऑपरेटिंग साइकिल है आपका 18 महीने। अब इसको क्या दिखाओगे, 16 महीने में पे हो रहा है, 16 महीने में आपका एक तरह से एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड है, ठीक है, और आपका ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने, क्या दिखाओगे, अब इसको करंट लायबिलिटी दिखाओगे। अब इसको करंट लायबिलिटी दिखाओगे, क्यों, क्योंकि ये आपका कोर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड ऑपरेटिंग लायबिलिटी है ये आपकी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लायबिलिटी अगर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो रही है, भले ही 12 महीने के बाद ही हो रही है, लेकिन विद इन ऑपरेटिंग में हो रही है, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पे हो रही है, तो आप उसको क्या दिखा दोगे, करंट लायबिलिटी। लेकिन अगर कोई लायबिलिटी ऐसी है, इवन एसेट भी, मैं लायबिलिटी का एग्जांपल दे रहा हूं, एसेट में भी सेम चीज लगेगी। इवन कोई ऐसी एसेट है जो आपका नॉन ऑपरेटिंग एसेट है, ऑपरेटिंग या लायबिलिटी नहीं, ऑपरेटिंग लायबिलिटी नहीं है, नॉर्मल लायबिलिटी है, वहां पर आप ऑपरेटिंग साइकिल वाला पॉइंट नहीं देखोगे, वहां पर तो आपको 12 महीने के हिसाब से देखना पड़ेगा। रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर है तो करंट, 12 महीने से बाद है तो आपका नॉन करंट। बात समझ में आती है? चलिए जी, अब आ जाइए आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो आपका लोन ब्रीच वाली जो आपकी कंडीशन होती है कि लोन को आपने कंडीशन ब्रीच कर दी जिसकी वजह से लोन आपका पेबल ऑन डिमांड बन गया, तो पेबल ऑन डिमांड बन गया तो हम कहते हैं कि ये तो करंट लायबिलिटी हो गया। लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कब कब वो करंट लायबिलिटी नहीं माना जाएगा, ब्रीच होने के बाद में भी आपका नॉन करंट लायबिलिटी ही माना जाएगा। इसमें बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, लेकिन अगर आपने मेरी इन बातों को ध्यान से सुन लिया अभी जो मैं आपको बताऊंगा, तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा लिटिल डिटेल में बता देता हूं आपको। मैंने आपसे कहा ये एक डेट है 1 अप्रैल 2024, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया, लोन लिया, 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म लोन लिया, ठीक है, फॉर 5 years। ध्यान से सुनते चले जाना, बस आपको बात समझ में आ जाएगी। तो मुझे आप बताओ ये कब पेबल होगा, ये होगा सर आपका पेबल 25, 26, 27, 28, 29। इसको 25 कर लूं, राउंडिंग ऑफ में रहेगी फिगर, है ना, ये 25 है तो ये आपको हो जाएगा 31 मार्च 2030। 31 मार्च 2030 के बाद 5 years में के बाद पेबल होगा ना, तो 31 मार्च 2030 पे देना है। अब मुझे बताओ यहां पर अगर मेरी 1 अप्रैल 31 मार्च 2026 आता है, तो मुझे आप बताओ यहां पर बैलेंस शीट में इस लोन को क्या दिखाओगे, इस लोन को जो 1 लाख रुपए का लोन है इसको क्या दिखाओगे, करंट लायबिलिटी दिखाओगे या नॉन करंट लायबिलिटी दिखाओगे? सर नॉन करंट लायबिलिटी दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि सर बैलेंस शीट डेट से, रिपोर्टिंग डेट से एटलीस्ट आफ्टर 12 महीने के बाद पेबल है, ठीक है। इसकी ड्यू टू बी सेटल कब है आपका, 31 मार्च 2030। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये आपका विद इन 12 मंथ सेटल्ड, ड्यू टू बी सेटल्ड नहीं है, तो इसलिए मैं इसको नॉन करंट लायबिलिटी दिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, इस लोन के नॉन करंट होने पर एक कंडीशन थी कि साहब आपको ना कुछ करना था, मतलब आपको कुछ भी कह लो, मतलब डेट इक्विटी रेशियो, जैसे आपके क्वेश्चंस वगैरह में जो दिया होता है वो, जैसे उसी की बात कर लेता हूँ, डेट इक्विटी रेशियो कि साहब आपको डेट इक्विटी रेशियो लेट सपोज 1:2 मेंटेन करके रखना था, इससे ज्यादा डेट इक्विटी रेशियो नहीं बढ़ना चाहिए। ये हमने एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि अगर आपका डेट इक्विटी रेशियो 1:2 रहता है एट एवरी टाइम ड्यूरिंग द लोन टेन्योर, तो आपका ये लोन आपका लॉन्ग टर्म रहेगा और 31 मार्च 2030 को पे करना है। लेकिन क्या होगा अगर आपका जो लोन की कंडीशन, लोन के नॉन करंट होने पर लॉन्ग टर्म होने की जो कंडीशन है वो ब्रीच हो जाती है, तो क्या होगा? तो हमने कहा कभी भी अगर आपकी लॉन्ग टर्म होने की जो कंडीशन है, डेट इक्विटी रेशियो, ये अगर आपकी ब्रीच हो गई तो लोन क्या हो जाएगा, लोन बिकम पेबल ऑन डिमांड। ये आपका डिमांड ऑन डिमांड पेबल है, मतलब पेबल ऑन डिमांड का मतलब क्या हो गया आपका फिर करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो अब मेरी बात एक सुनना। मान लो ये था आपका एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 और ये है आपका 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026, और 31 मार्च 2026 के बाद में ये आ जाओ आप 30 जून 2026। मैंने जो एग्जांपल्स दिए थे ना, मैंने रेगुलर क्लास में तो बहुत सारे एग्जांपल्स मल्टीपल केसेस बनाकर दिए थे, लेकिन यहाँ पर बस मुझे करेक्ट समझाना है तो मैं एक एग्जांपल में या मैक्सिमम 2 एग्जांपल में बात अपनी पूरी कर दूंगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे मान लो 31 जून 2026 है, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल डेट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर अप्रूव हो रहे हैं। और मान लो यहाँ पर कहीं होगा लेट सपोज दिसंबर 2025, ठीक है। मैंने कहा दिसंबर 2025 में मैंने कंडीशन ब्रीच कर दी, दिसंबर 2025 में कंडीशन ब्रीच कर दी, और कंडीशन ब्रीच होने के बाद में मैं बैंक के पास में चला गया जनवरी में,
ठीक है, कंडीशन मैंने ब्रीच कब कर दी? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ऑन और बिफोर द रिपोर्टिंग डेट। ऑन और बिफोर रिपोर्टिंग डेट मैंने कंडीशन ब्रीच कर दी, लेट सपोज दिसंबर में, ठीक है। और जनवरी में मैं बैंक के पास चला गया और बैंक से बोला कि बैंक तू जो है ना, मेरा ये लोन मैंने ऐसे ऐसे कंडीशन ब्रीच कर दी है 1:2 का रेशियो, लेकिन तू मुझे माफ कर दे, तू मुझसे ना लोन अभी मत मांगना, रिपेबल ऑन डिमांड इसको मत बना, और जो है मुझे जो है ना वही जो लॉन्ग टर्म का पीरियड है ना 31 मार्च 2030 वाला, उस पर ही एग्री रहे। और बैंक एग्री हो गया, बैंक ने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, कंडीशन ब्रीच कर दी, मैं तुझसे पैसा अभी नहीं मांगूंगा। जनवरी में जाके मैं बैंक के साथ में सेटिंग करके आ गया। तो आप मुझे बताओ 31 मार्च 2026 को अपने लोन को क्या दिखाऊंगा? ये लोन दिखेगा आपका करंट, नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, नॉन करंट ही रहेगा ये, ठीक है। अब ये करंट नहीं बनेगा। आप ये मत कहना कि सर कंडीशन ब्रीच हो गई थी, कंडीशन ब्रीच हो गई थी तो रिपेबल ऑन डिमांड बन गया, रिपेबल ऑन डिमांड बन गया तो आपका करंट लायबिलिटी बन जाएगा। नहीं भाई, ये आपका कंडीशन ब्रीच हुई, लेकिन मैंने आपका जनवरी में जाके बैंक को मना लिया ना, तो बैंक को मना लिया तो बात खत्म। अब 31 मार्च 2026 वाले दिन कंडीशन क्या है कि बैंक उससे नहीं मांगेगा ये लोन विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, तो हम क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे इसको नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, अगर मान लो दिसंबर में ब्रीच हुई कंडीशन और मैं 31 मार्च वाले दिन जाता हूं, 31 मार्च वाले दिन जाता हूं तो क्या होगा? 31 मार्च वाले दिन बैंक ने एग्री कर लिया कि अच्छा ठीक है चल मैं तुझसे नहीं मांग रहा, तुझसे गलती हो गई, माफ किया, नहीं मांग रहा, तो भी हम नॉन करंट लायबिलिटी दिखाएंगे। अच्छा सर, कभी कुछ ऐसा हो गया कि मेरे जो कंडीशन थी वो ब्रीच हो गई ड्यूरिंग द ईयर ऑन और बिफोर द रिपोर्टिंग डेट, लेकिन मैं 31 मार्च तक भी बैंक के पास में एग्री कराने नहीं जा पाया, मैं गया मान लो अप्रैल 2026 में, रिपोर्टिंग डेट के बाद में, तो क्या अब 31 मार्च 2026 को जो लोन है ये करंट लायबिलिटी बनेगा या नॉन करंट बनेगा? भाई अब भी नॉन करंट लायबिलिटी बनेगा। इंडेस सिंपल कहता है कि अगर आपने ऑन और बिफोर द रिपोर्टिंग डेट, देखो अब लैंग्वेज पढ़ो, ठीक है, एग्जांपल मैंने समझा दी, अब लैंग्वेज पढ़ोगे ना आपके समझ में आएगी। कहता है व्हेन एंटिटी ब्रीचेस द प्रोविजन ऑफ ए लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट ऑन और बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड पर या रिपोर्टिंग पीरियड से पहले कंडीशन ब्रीच हो गई है, ठीक है, कंडीशन ब्रीच होने के लिए बोल रहा है ऑन और बिफोर द रिपोर्टिंग पीरियड, 31 मार्च से पहले पहले या 31 मार्च वाले दिन ही एग्जैक्टली कंडीशन ब्रीच कर दी है उस लोन के नॉन करंट होने की और उस लोन के लॉन्ग टर्म होने की। उसकी वजह से क्या हुआ? इफेक्ट दैट लायबिलिटी बिकम पेबल ऑन डिमांड, ठीक है। तो कहता है द एंटिटी डज नॉट क्लासिफाई द लायबिलिटी एज करंट, कहता है अब रीपेबल ऑन डिमांड बन गई तो लायबिलिटी करंट दिखानी चाहिए, लेकिन कहता है फिर भी करंट क्लासिफाई मत करना, भले ही ब्रीच हो गई कंडीशन फिर भी करंट क्लासिफाई मत करना। कब करंट क्लासिफाई मत करना? अगर आपका जो बैंक है वो एग्री हो जाता है नॉट टू डिमांड द पेमेंट, ठीक है, भले ही इवन इफ द लेंडर एग्री आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, कहता है भले ही लेंडर बैलेंस शीट डेट से पहले पहले एग्री ना कराओ, यहां पर तो जनवरी में एग्री हो गया था, ठीक है, दूसरे केस में मैंने कहा जी 31 मार्च वाले दिन एग्री हो गया तो भी हमने कहा नॉन करंट, लेकिन तीसरे केस में अप्रैल में एग्री हुआ है तो कहता है फिर भी नॉन करंट। कहता है इवन इफ लेंडर एग्री आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल डेट से पहले पहले एग्री हो जाए। आप भूल जाओ यहां पर कोई 31 मार्च आई है, उसको मनाने के लिए आपके पास ड्यू डेट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल डेट तक की ड्यू डेट है 30 जून 2026 तक, आप उसको मना लो तो आप बैक डेट में इस लोन को नॉन करंट क्लासिफाई कर सकते हो। आपका 31 मार्च 2026 से पहले पहले या 31 मार्च 2026 वाले दिन या उससे पहले लोन की कंडीशन ब्रीच हो गई, मनाने का टाइम कब तक है? क्या 31 मार्च तक है? नहीं, उस फाइनेंशियल ईयर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होंगी उसकी डेट तक अगर आपने बना लिया तो आप बैक डेट में जाकर, मान लो अगर मैं कहता हूं बिल्कुल 30 जून वाले दिन मैंने बैंक के आगे हाथ पैर जोड़ लिए, बिल्कुल लेट गया उसके सामने, ठीक है, उससे कह दिया भाई साहब माफ कर दे, लोन मत मांग, और उसने कह दिया हाँ जा माफ कर दिया, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा भाई ये एक एडजस्टिंग इवेंट है और 31 मार्च 2026 में लोन को नॉन करंट लायबिलिटी दिखाओ, ठीक है। मनाने का टाइम कब तक है? मनाने का टाइम है 30 जून 2025 तक। जाते ही जिस दिन ब्रीच हुई है उसी दिन शाम को चले जाओ, जाके मना लो, बात खत्म। मैंने कहा जी दिसंबर 2025 में हुआ था ब्रीच, दिसंबर में चला गया, जाके मना लिया, उसके हाथ पैर जोड़ लिए, उसने कह दिया हाँ ठीक है पैसा नहीं मांगूंगा, 31 मार्च को आप क्या दिखाओगे लोन को? नॉन करंट लायबिलिटी। दिसंबर में ब्रीच हुई थी, जनवरी में जाके मना लिया, 31 मार्च वाले दिन क्या दिखाओगे लायबिलिटी को? सर नॉन करंट। दिसंबर में ब्रीच हुई थी, 31 मार्च वाले दिन रात को 12 बजे जाकर मना लिया, क्या दिखाओगे 31 मार्च वाले दिन लायबिलिटी? करंट या नॉन करंट? सर नॉन करंट। सर दिसंबर में ब्रीच हुई थी लेकिन 31 मार्च 2026 वाले दिन नहीं मना पाया, 1 अप्रैल वाले दिन मनाया, क्या दिखाओगे लायबिलिटी को 31 मार्च वाले दिन? सर नॉन करंट। सर 1 अप्रैल निकल गया, 30 अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून, 30 जून आ गया, 30 जून को रात को अप्रूवल से पहले पहले मैंने उसको मना लिया कि वो भैया पैसा नहीं मांगेंगे हमसे, क्या दिखाओगे बैक डेट में लायबिलिटी को? सर नॉन करंट। सर क्या हुआ अगर
30 जून वाले दिन भी मैं नहीं मना पाया, मनाया 5 जुलाई को। 5 जुलाई 2026 को मैंने बैंक को मनाया कि भाई साहब बैंक पैसे मत मांगना। बैंक ने एग्री करा 5 जुलाई वाले दिन। अब मुझे बताओ, अब ये आपकी लायबिलिटी जो है ना करंट बन जाएगी, क्योंकि कहता है आपको आपके मनाने की, बैंक को मनाने की ड्यू डेट क्या थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल डेट। अब अप्रूवल डेट के बाद में बैंक अगर माना है, ठीक है, तो अब ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं माना जाएगा। एडजस्टिंग इवेंट वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बारे में इंड एस 10 में भी हम बात करेंगे, ठीक है। वो कहता है भाई साहब अगर 30 जून तक मना लिया तो आपका 31 मार्च वाले दिन नॉन करंट दिखाओगे। 30 जून के बाद मना पा रहे हो, मना तो लिया लेकिन 30 जून के बाद मनाया, तो फिर 31 मार्च वाले दिन आप करंट लायबिलिटी दिखाओगे। 30 जून मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल से डेट से पहले पहले अगर मना लिया बैंक को कि वो हमसे पैसा नहीं मांगेगा इमीडिएटली, पेबल ऑन डिमांड नहीं कर देगा वो लोन को, तो आप नॉन करंट लायबिलिटी दिखा सकते हो। उसके बाद मना रहे हो आप, तो फिर अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब तो क्या करोगे आप, करंट लायबिलिटी दिखाओगे। बात समझ में आती है? सिर्फ इतना सा पॉइंट है। इसी पर मैंने जो है ना बड़े सारे एग्जांपल्स ले लेकर बताया था रेगुलर क्लास में, तो वहां पे आपको और अच्छे समझ में आता है, ठीक है। यहाँ पर भी लेकिन मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि साहब क्रक्स की बात ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट से पहले पहले मना लिया तो लायबिलिटी को नॉन करंट दिखाते चलोगे कंटिन्यू। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल के बाद मना पा रहे हो या मना ही नहीं पा रहे, तो फिर आप क्या करोगे, फिर तो भाई करंट लायबिलिटी बन ही गया था वो बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड एक्सेप्शन, हमने क्या बोला कि नॉर्मली तो अगर कंडीशन ब्रीच हो गई तो वो आपका लोन रिपेबल ऑन डिमांड हो गया, रिपेबल ऑन डिमांड हो गया तो आपका करंट लायबिलिटी बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो लेंडर एग्री हो जाए कि भाई मैं तुमसे नहीं मांग रहा पैसा, और एग्री कब तक हो जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट तक, तो हम क्या कह देंगे, बैलेंस शीट डेट पर उसको नॉन करंट ही दिखा दो लायबिलिटी को, वो आपका करंट लायबिलिटी नहीं दिखाओगे। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट भी देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ये आपका 1 अप्रैल 25, 31 मार्च 26 और ये आपका 30 जून 26। यहां पे आप देखना, मैंने कहा जी मैंने ना ब्रीच करा, यहां पर ब्रीच हुआ, यहां पर लेट सपोज ये था आपका 31 दिसंबर 2025, ठीक है। यहां पर मैंने ब्रीच किया और लेंडर एग्री हो गया। अब लेंडर पता है एग्री किस बात के लिए हो गया कि भाई इस ब्रीच को रेक्टिफाई कर लो, इस ब्रीच को रेक्टिफाई कर लो। उसने माफ नहीं किया कि आपका डेट इक्विटी रेशियो आपका चलो टूट गया तो कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया ठीक है, माफ कर दिया, ऐसी रहने तो डेट इक्विटी रेशियो, मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा। बैंक ने इस बार ऐसा नहीं बोला। बैंक ने कहा कि अच्छा चलो आपका डेट इक्विटी रेशियो जो है वो बिगड़ गया है, मतलब ब्रीच हो गया है कंडीशन, और जिसकी वजह से लोन रिपेबल ऑन डिमांड हो जाएगा। तो बैंक कहता है कि चलो ठीक है, मैं आपसे ना पैसे नहीं मांगूंगा, लेकिन आप इस ब्रीच को ना रेक्टिफाई कर लो। ब्रीच को रेक्टिफाई करने के लिए एग्री हो जाता है, ठीक है। तो भी हम क्या बोलेंगे, उस लोन को बैलेंस शीट डेट पर नॉन करंट लायबिलिटी ही क्लासिफाई करेंगे। लेकिन एग्री कब तक हो जाए, वो कब तक एग्री हो जाए, यहां तक एग्री हो जाए या यहां तक एग्री हो जाए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल डेट तक ब्रीच को रेक्टिफाई करने के लिए एग्री हो जाए, या फिर आपका बैलेंस शीट डेट तक एग्री हो जाए। तो यहां पर कहता है बैलेंस शीट डेट तक एग्री हो जाना चाहिए। सर एक और एग्जांपल लो तो बात समझ में आए। जैसे ये आपका 1 अप्रैल 25, ये 31 मार्च 26, ठीक है। मैंने कहा जी ये दिसंबर था, दिसंबर में ब्रीच हो गया, और मैं बैंक के पास गया जनवरी में, जनवरी में बैंक एग्री हो गया, ठीक है। बैंक ने कहा कि भी ठीक है, आप जो है ना 12 महीने के अंदर अंदर, कम से कम 12 महीने का टाइम दे दे मुझे ठीक करने के लिए, कि 12 महीने में, एटलीस्ट 12 महीने, मतलब 12 महीने या उससे ज्यादा का टाइम मुझे मिल जाए ब्रीच को ठीक करने के लिए। 12 महीने कब से, रिपोर्टिंग डेट से, यहां से 12 महीने का टाइम मुझे दे दिया ब्रीच को ठीक करने के लिए। और ब्रीच को ठीक करने का टाइम उसने मुझे कब दे दिया, बैलेंस शीट डेट या उससे पहले पहले दे दिया, ठीक है। बैलेंस शीट डेट के बाद अगर टाइम दिया है तो फिर आपका करंट लायबिलिटी है। बैलेंस शीट डेट या उससे पहले पहले ठीक करने का टाइम दे दिया, वो भी कम से कम 12 महीने का, तो आपका क्या बन जाएगा वो, फिर वो आपका नॉन करंट लायबिलिटी ही रहेगा मतलब मान लो ब्रीच हुआ दिसंबर में, मैं गया बैंक के पास में जनवरी में, बैंक से बोला बैंक ब्रीच हो गया, टाइम दे दे। बैंक एग्री हो गया, बैंक ने बोला चलो ठीक है, आप अपने इस ब्रीच को ना रेक्टिफाई कर लो 15 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। 15 महीने के अंदर अंदर रेक्टिफाई कर लो बैलेंस शीट डेट से। 15 महीने के अंदर अंदर रेक्टिफाई करने के लिए अगर मुझे टाइम दे दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, 31 मार्च वाले दिन नॉन करंट लायबिलिटी ही दिखाऊंगा अपने लोन को। दूसरा एग्जाम्पल सुनो, मैं गया दिसंबर में ब्रीच हो गया, मैं गया बैंक के पास में
जनवरी में, बैंक जनवरी में एग्री हो गया, बैलेंस शीट डेट से पहले एग्री हो गया ब्रीच को ठीक करने के लिए, लेकिन इस बार टाइम मुझे देता है सिर्फ 3 महीने का। तो क्या 12 महीने से कम का टाइम दिया है ब्रीच को ठीक करने के लिए? हाँ सर, 12 महीने से अगर कम का टाइम दिया है ब्रीच को ठीक करने के लिए तो फिर आपका करंट लायबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट डेट से पहले पहले एग्री हो भी जाना चाहिए ग्रेस पीरियड देने के लिए, ब्रीच को ठीक करने का ग्रेस पीरियड देने के लिए बैलेंस शीट डेट से पहले पहले एग्री हो जाना चाहिए, और टाइम भी जो है आपको कम से कम 12 महीने दे। एग्री होने के बाद रेक्टिफाई करने का, ब्रीच को रेक्टिफाई करने का टाइम भी कम से कम 12 महीने के बाद दे। दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। जब ब्रीच को रेक्टिफाई करने का टाइम आप लेते हो तो वहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट तक नहीं देखते, सिर्फ बैलेंस शीट डेट तक देखते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट डेट तक एग्री हो जाना चाहिए ग्रेस पीरियड अलाउ करने के लिए, और ग्रेस पीरियड भी कम से कम कितना अलाउ करे? 12 महीने का अलाउ करे। बैलेंस शीट डेट से 12 महीने का ग्रेस पीरियड अलाउ करे। बात समझ में आती है? अगर मान लो मेरा ब्रीच हुआ है फरवरी में, ठीक है, बैंक एग्री ही ग्रेस पीरियड देने के लिए एग्री ही आपका अप्रैल में हुआ, तो फिर तो आपका बैलेंस शीट डेट तक तो एग्री नहीं हुआ ना ग्रेस पीरियड देने के लिए, तो क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटी हो जाएगा। बैलेंस शीट डेट या उससे पहले पहले ब्रीच होने के बाद में एग्री हो जाना चाहिए बैंक कि हाँ ठीक है मैं ग्रेस पीरियड दूंगा। फिर उसके बाद आएगी कि ग्रेस पीरियड अब देगा कितना? ग्रेस पीरियड आपको कम से कम 12 महीने दे। ठीक है, मतलब दो कंडीशन हो गई, एग्री ऑन और बिफोर बैलेंस शीट डेट प्लस ग्रेस पीरियड एटलीस्ट 12 मंथ्स। अगर मान लो एग्री नहीं हुआ बैलेंस शीट डेट से पहले, तब तो बात ही खत्म, फिर तो करंट लायबिलिटी बन गई। हमने कहा एग्री ही आपका अप्रैल में हुआ है, बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता ग्रेस पीरियड कितना दिया है कितना नहीं दिया, अब तो आपका करंट लायबिलिटी माना जाएगा 31 मार्च वाले दिन, क्योंकि 31 मार्च से पहले पहले एग्री नहीं हुआ था, तो 31 मार्च वाले दिन तो लोन रीपेबल ऑन डिमांड ही था ना, तो उतना ही दिखाएंगे। ठीक है, अगर मान लो बैलेंस शीट डेट से पहले एग्री हो गया, लेकिन एग्री होने के बाद ग्रेस पीरियड दिया सिर्फ 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, कहने का मतलब है 12 महीने से कम का, तो भी आपका बैलेंस शीट डेट पर इस लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी दिखाएंगे, क्योंकि एग्री तो हो गया था लेकिन ग्रेस पीरियड 12 महीने से कम कर दिया। नॉन करंट लायबिलिटी कब रिटेन रहेगी? जब एग्री हो जाए बैलेंस शीट डेट से पहले, और ग्रेस पीरियड भी एग्री होने के बाद ग्रेस पीरियड भी 12 महीने से ज्यादा दे। भाई प्रैक्टिकली सोचो, पहले तो एग्री होगा ना बैंक के, उसको ग्रेस पीरियड देना भी है या नहीं देना, इस बात के लिए एग्री होगा पहले, अच्छा चलो ग्रेस पीरियड दे दूंगा मैं तुम्हें, इस बात के लिए एग्री बैलेंस शीट डेट से पहले पहले हो गया। अब ग्रेस पीरियड कितना देगा वो नेगोशिएशन चलेगी। प्रैक्टिकली अगर बात करें कि भाई हमें कम से कम 1 साल तो चाहिए, कम से कम 15 महीने तो दो। ठीक है, जैसे हेरा फेरी में कहता है ना कि कम से कम 30 साल तो दे रहे बाबा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर भी ग्रेस पीरियड लेने के लिए नेगोशिएशन चली होंगी, तो ग्रेस पीरियड कितना देगा वो एक अलग मुद्दा है। तो दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, बैलेंस शीट डेट से पहले पहले एग्री हो जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट से पहले पहले एग्री नहीं होना। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट से पहले एग्री होने की बात तो जब है जब बैंक माफ कर देता है कि हाँ ठीक है ब्रीच हो गया, जाने दो, मैं नहीं मांग रहा तुमसे पैसे, माफ किए, कंडीशन ब्रीच हो गई, होने दो, कोई ठीक विक कुछ नहीं करनी। अगर माफ कर रहा है बैंक, लोन माफ नहीं कर रहा, रीपेबल ऑन डिमांड नहीं करूंगा, ब्रीच जो कर दिया उसको माफ कर रहा है, या ठीक है अगर माफ कर रहा है ब्रीच होने को तो बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट से पहले पहले अगर एग्री हो गया माफ करने के लिए तो हम करंट लायबिलिटी दिखा देंगे। लेकिन अगर माफ नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि भाई साहब ठीक है हो गया तो बस मैं आपको ग्रेस पीरियड दे देता हूं, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, जो ब्रीच हुआ है उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। हाँ रेक्टिफाई करने का टाइम ले लो आप, मैं आपको ऐसे नहीं खुले में छोड़ दूंगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो अगर ब्रीच को रेक्टिफाई करने के लिए एग्री हुआ है, माफ नहीं किया, तो वो उसके लिए एग्री होना चाहिए आपका बैलेंस शीट डेट से पहले पहले, बैलेंस शीट डेट से पहले पहले एग्री हो जाना चाहिए। और एग्री होने के बाद में टाइम भी कितना देगा? कम से कम 12 महीने, एटलीस्ट 12 महीने का टाइम देगा। ठीक है, तो ही हम क्या बोलेंगे 31 मार्च वाले दिन उसको नॉन करंट लायबिलिटी दिखाएंगे। इन दो में से एक भी कंडीशन अगर आपकी नहीं फुलफिल होती है तो हम कह देंगे कि भाई करंट लायबिलिटी है। ठीक है जी, तो हमने लगभग 1 घंटा 10 मिनट लगाया, और 1 घंटे 10 मिनट में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे इंड एस 1 के वो सारे के सारे पूरे कर लिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद में अपने क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करना क्वेश्चन बैंक वगैरह से, ठीक है, आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आए तो आपके पास में मेरा नंबर है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो कौन सी होगी वो मैं आपको अलग से नोटिफिकेशन दे दूंगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।